कोई बात कहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और आज हम सीमा जी से बात करेंगे जो पहले न्यूजीलैंड में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करती थी और अभी फिलहाल ये ऑस्ट्रेलिया है। आज इनसे काफी सवाल पूछेंगे जो हमें नहीं पता थे, जिनके जवाब कि अगर आप न्यूजीलैंड इंडिया से न्यूजीलैंड कैसे आ सकते हैं और न्यूजीलैंड से फिर ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं और कौन सा बेटर है। जो काफी लोगों के सवाल होंगे, आई एम प्रिटी श्योर सीमा जी के पास भी आए होंगे, मेरे पास भी आए हैं काफी सवाल। तो सीमा जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। आप बेसिकली कहाँ से हैं, हम्म। केम टू न्यूजीलैंड एंड व्हेन यू केम टू ऑस्ट्रेलिया। तो मेरा नाम सीमा है और मैं इंडिया से हूँ। मेरे पेरेंट्स हरियाणा से हैं बट हम दिल्ली में रहे हैं। जब मैंने अपनी नर्सिंग जो है वो पंजाब से की थी, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। उसके बाद मैंने 1 साल काम किया एज ए ट्यूटर। फिर पापा ने मुझे न्यूजीलैंड के लिए भेज दिया। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। एक्चुअली मेरा प्लान ऑस्ट्रेलिया आने का था क्योंकि मेरा भाई भी यहाँ पे स्टडीज के लिए आया था। पर उस टाइम पे आई गेस 2009 या 10 में कुछ रेसिज्म चल रहा था और उसके फ्रेंड को बहुत बुरे से इंजर कर दिया था। तो थोड़ा कंसर्न था और न्यूजीलैंड में हमारे कुछ कजिन्स थे तो मुझे वहां पे भेज दिया गया। तो न्यूजीलैंड में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली ओवरऑल 7.5 बैंड्स चाहिए होते हैं आईएलटीएस में। आजकल ओईटी भी आ गया है तो ओईटी में 7.5 बैंड्स लेना और भी इजी है। तो अगर आप कोई भी ये सोच रहे हो कि 7.5 बैंड्स लेना मुश्किल है तो ओईटी में इट्स क्वाइट इजी। फिर आपको उस टाइम पे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स थी कि आपको 420 या 480 आवर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। आजकल रिक्वायरमेंट्स है 2 साल का नर्सिंग एक्सपीरियंस। तो आपको नर्सिंग डिग्री चाहिए, डिप्लोमा एक्चुअल में नहीं चलता है। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है फिर भी आप न्यूजीलैंड की जो काउंसिल है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको कुछ क्रेडिट्स देंगे। तो आप जो नर्सिंग है वो 2 साल के लिए कर सकते हो। और उसके बाद आप हाँ वही है कि न्यूजीलैंड में बेसिकली मैंने रजिस्ट्रेशन ले ली। और जैसा क्या होता है कि जब इन कंट्रीज में कोई भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो आपको जॉब नहीं देता जब तक कि आप रेजिडेंट या सिटीजन नहीं हो। तो बेसिकली जो भी ओवरसीज नर्सेस होती हैं वो एज केयर होम से शुरू करते हैं। तो मैंने एज केयर होम से शुरू किया। एज केयर होम के बाद मुझे लगा कि कुछ और भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट किया पैलेटिव केयर में। फिर मैंने पैलेटिव केयर में काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि बहुत ओवरवेलमिंग है। फिर मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू एक जीपी को नर्स की जरूरत थी तो मैं अपने प्राइमरी केयर में काम किया 1.5 साल। उसके बाद कोविड हुआ और बिकॉज मैं प्राइमरी केयर में थी तो जो प्राइमरी केयर है वो हैंडल करता है तो उसमें वो कोऑर्डिनेटर्स और इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल कंसल्टेंट्स को हायर कर रहे थे। तो वहां पे मैंने अप्लाई किया और वहां पे एज अ कोऑर्डिनेटर अप्लाई किया। पर वहां पे बहुत सारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का जो स्टफ था वो सीखने को मिला। और आई गॉट सम क्वालिफिकेशन एज अ आईपीसी कंसल्टेंट एज वेल। फिर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में मेरी फैमिली है तो यहाँ पे मूव करने का प्लान था। और मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दी। तो अगर आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे भी रजिस्टर्ड होना बहुत इजी है। आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ती है एंड दिल आस्क यू कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो किस क्लिनिकल एरिया में, और एक पुलिस चेक और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। आई थिंक ओवरऑल कॉस्ट रफली $800-900 पड़ता है रजिस्ट्रेशन का, जो शुरुआत का प्रोसेस होता है। हाँ, और फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया की रजिस्ट्रेशन मिल गई, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। और न्यूज अच्छी बात ये थी कि न्यूजीलैंड से यहाँ के लिए मैंने पहले ही ऑलबरी वुडंगा हॉस्पिटल में आईपीसी कंसल्टेंट की जॉब अवेलेबल थी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स। तो मैंने वहां पे अप्लाई किया और मुझे यहाँ पे मूव तो होना ही था पर एजेंसी ने मेरी टिकट्स वगैरह का सब कुछ पे किया और न्यूजीलैंड से मैं यहाँ पे मूव हो गई। फिर मैंने वहां पे काम किया 4 मंथ्स। उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज कर दिया था 3 मंथ से 4। एक्चुअल में उनको 6 मंथ्स चाहिए था पर मुझे मेलबर्न वापस आना था, मुझे ऑलबरी नहीं रहना था। ऑलबरी तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
ऑलबरी एक्चुअल में विक्टोरिया में आ जाता है। ऑलबरी वुडोंगा हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है, लेकिन क्या है वो बॉर्डर पे पड़ जाते हैं। तो जो ऑलबरी है वो न्यू साउथ वेल्स में आ जाता है, और जो वुडोंगा है वो विक्टोरिया में आ जाता है। तो ऐसा है कि ये वुडोंगा है, 10 मिनट्स की ड्राइव पे ऑलबरी है, तो दो दो स्टेट में हो गए। तो वहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड भी था, क्योंकि आपको फिर दो स्टेट की गाइडलाइंस पढ़नी पड़ती हैं, फिर दो दो स्टेट्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये एक क्वेश्चन था कि जो न्यूजीलैंड में आने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए ओबीए है, जो प्रोसेस है एनक्लेक्स की ये है। तो हम्म। अगर मैंने बैचलर ऑफ नर्सिंग की है इंडिया से, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो मुझे सबसे पहले हम्म। क्या करना होगा न्यूजीलैंड के लिए? और मेरे फॉर एग्जांपल 7.5 ओवरऑल कह रहे हो आप, उसमें ईच का भी कोई है ऐसा कि कितने ईच होने चाहिए? हाँ हाँ, 7 ईच एंड 7.5 ओवरऑल। ये ओईटी और आईएलटीएस एक्सेप्ट होता है, पीटी ये एक्सेप्ट करता है न्यूजीलैंड? मैंने सुना नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने तो आईएलटीएस ही दिया था, और उस टाइम पे ये होता भी नहीं था, ओईटी होता भी नहीं था। हम्म। तो अगर मान तो लो हमारे स्कोर, इंग्लिश स्कोर आ गया है, उसके बाद का हम्म नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है न्यूजीलैंड के लिए? तो जो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रोग्राम, कैप इन शॉर्ट। तो अगर आपका आईएलटीएस वगैरह आ गया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी एजेंट के पास ना जाओ, और अगर आप एजेंट के पास जा रहे हो तो मेक श्योर आप एजेंट को कोई पैसे ना दो। ये बेस्ट चीज है। और आप, एजेंट आपको बहुत सारी चीजें बोलेगा कि नहीं आप इस कोर्स में जाओ, इस कोर्स में जाओ, एक बार न्यूजीलैंड में चले गए रजिस्ट्रेशन मिलना आसान है, पर बेस्ट है कि ना सुनो, और आप स्ट्रिक्ट हो जाओ कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपका आईएलटीएस का क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हो, सब कुछ है, तो बोलो कि नहीं मैं तो कैप के लिए ही जाऊंगा। क्योंकि कैप क्या होता है, 6 वीक्स का प्रोग्राम होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स आपको अलग अलग लेंथ के लिए प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बेस्ट है आप 6 वीक्स का करो, वो आपको चीपर भी पड़ता है, ये और एक उसका रफली एक, कॉस्ट आता है 7,000। एक क्वेश्चन था, ये एक कोर्स है या जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया में ब्रिजिंग होता था, कुछ वैसा ही हाँ, है या? ब्रिजिंग 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 है। तो 6 वीक्स का मिनिमम होता है, मैक्सिमम ये 1 साल चलता है, 1.5 साल चलता है, बट वो मनी मेकिंग क्राइटेरिया है। तो आप न्यूजीलैंड की जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड, गूगल पे वो आ जाएगा। फिर आप स्टेप बाय स्टेप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वो क्या करते हैं कि आपसे जो भी है वहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी आपको चाहिए होता है, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको प्रोवाइड कर दो। हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए वो कुछ और भी मांगे, वो प्रोवाइड कर दो। थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-6 महीने लगते हैं आपको। आ जाएगा लेटर कि आप जो ब्रिजिंग कोर्स है, ब्रिजिंग कोर्स का नाम है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रोग्राम। तो वो एक साथ में लिस्ट देते हैं इंस्टीट्यूट्स की, कि आप इन इंस्टीट्यूट से कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रोग्राम कर सकते हो। तो फिलहाल जो सस्ता वाला है वो मिनिमम 6 वीक्स का है। वो एक तो है कि बहुत सारे एज केयर होम्स, क्योंकि इतनी शॉर्टेज है नर्सेज की, वो भी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रोग्राम करते हैं। तो अगर आपको मुश्किल हो रहा है सीट मिलने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनलाइवन नाम का एक एज केयर होम है, वहाँ की जो मैनेजर है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। तो मैं उसके थ्रू आपको सीट भी दिलवा सकती हूँ। तो इसमें उनका भी फायदा है और आपका भी फायदा है। वो काइंड ऑफ आपका जो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रोग्राम है उसके लिए आपको उतने पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, ये अच्छी बात है। बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे, इन रिटर्न आप उनके साथ काम करो, और फिर वो आपको जॉब भी देंगे, तो आपका जॉब भी फिक्स्ड है। आपको कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के लिए उतना करना भी नहीं पड़ेगा। जब आप जाओगे वो आपको पिक भी करेंगे, गाइड भी करेंगे। इनिशियल हो सकता है अगर आप बोलो कि हमें अकोमोडेशन की जरूरत है, तो वो उसके साथ भी हेल्प कर देंगे। तो ये काफी इजी है कि अगर आप होम्स वगैरह के साथ जा रहे हो तो उसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो जो आपकी स्ट्रगल होती है, इनिशियल स्ट्रगल, वो आपको नहीं करनी पड़ती कि आप वहां पे जाओ, अकोमोडेशन ढूंढो, फिर वहां से वहां ट्रैवल करो। फिर आपको अपनी फीस के लिए भी सोचना पड़ता है, वो जो ब्रिजिंग कोर्स की फीस होती है उसके लिए भी सोचना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, बदले में आप उनके लिए 2 साल या 1.5 साल 2 साल काम करो, और अपनी रेजिडेंसी लो, और फिर आपको जहाँ पे मूव करना है आप मूव कर जाओ।
जैसे आपने बताया, हमने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने कैब कर लिया, कैब के हम्म। बाद जो वो जॉब करते हैं वो किस वीजा पे होते हैं फिर वहाँ? वर्क वीजा। वर्क वीजा पे। तो जब आप अपना कैप कर लेते हो, आपका जो परसेप्टर होता है वो पेपर वर्क सारा भेज देते हैं नर्सिंग काउंसिल को। उसके बाद 1 महीना लगता है आपको अपनी रजिस्ट्रेशन मिलने में। तो जब आपको आपकी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, लेकिन क्या होगा कि मान लो कि अगर ऑलरेडी कोई आपको जॉब ऑफर दे रहा है तो वो आपको ऑलरेडी पेपर वर्क दे देगा कि वेट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, तो उस टाइम के लिए आप ब्रिजिंग वीजा पे चले जाते हो। फिर आपको जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, रजिस्ट्रेशन आ जाता है, आप अपना अप्लाई कर सकते हो। और कि मतलब यू आर वेटिंग, आई एम वेटिंग, उससे पहले भी आप अप्लाई कर सकते हो कि हम वेटिंग फॉर मैं अपनी रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहा हूँ। और ये सारा पेपर वर्क है, ऑलरेडी मेरे पास जॉब ऑफर है। और हाँ, आपको अपना इजिली वीजा मिल जाता है, 2 साल का वर्क वीजा मिल जाता है। वर्क वीजा मिलने के बाद आपसे जितना जल्दी हो सके, एटलीस्ट 3 मंथ्स का पीरियड फिनिश करने के बाद आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर दो। और और रेजिडेंसी का क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे? तो जैसे ही स्पेशली नर्सेज के लिए, एज्ड केयर नर्सेज, शॉर्ट स्किल हैं, तो आपकी जो रेजिडेंसी है 1-2 महीने में आ जाएगी। आपके पास फुल टाइम जॉब होना चाहिए, जो आपको मिल ही जाता है क्योंकि इतनी सारी शॉर्टेज है नर्सेज की, वो तो इजीली मिल जाएगा। आपके पास फुल टाइम जॉब है, आप अपना पेपर वर्क सबमिट करो। ऑब्वियसली जो इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पुलिस चेक के लिए मांगते हैं। आपका जो ऑब्वियसली आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपके पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है। जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बेस्ट है कि आप उसको इंडिया से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के ले आओ। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट की। आपकी जो पासपोर्ट है, आपके जो भी स्टडी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब, ऑब्वियस फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये वेरीफाइड होने चाहिए। फिर आप ये सब इमिग्रेशन को सबमिट कर सकते हो। और वो शुरू देते हैं आपका जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग टाइम। लाइक मेरा खुद का 2 महीने लगे थे रेजिडेंसी के लिए, और 2 महीने में उस टाइम पे। और अभी तो और भी ज्यादा शॉर्टेज है, और न्यूजीलैंड में कोशिश भी कर रहे हैं कि वो नर्सेस को जल्दी से जल्दी रेजिडेंसी दें। अब आई एम नॉट श्योर कि इतना अभी न्यूज में नहीं आया है, लेकिन मैं ऐसी उनकी वेबसाइट पे देख रहा था न्यूजीलैंड काउंसिल की। वो भी शायद 2024 में प्रोसेस थोड़ा चेंज करने वाले हैं, ऐसा कुछ है, इफ यू हैव एनी आइडिया। हम्म। नहीं, पर बीच में न्यूज में ये जरूर आया था कि नर्सेस की इतनी शॉर्टेज है, तो जो ओवरसीज, तो अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है, लेबर गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत सारी फंडिंग निकाली है एज्ड केयर नर्सेस के लिए। तो जो इमिग्रेंट एज्ड केयर नर्सेस फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं, नहीं सॉरी, फिलहाल न्यूजीलैंड में हैं, दे आर हैप्पी कि अगर वो अपना इंग्लिश पास कर लेते हैं तो वो उनकी कॉम्पिटेंसी की जो फीस है उसके लिए भी पे करेंगे। बट दे नीड टू बी इन न्यूजीलैंड, जो करंटली न्यूजीलैंड में है कुछ टाइम। तो वो उनका कॉम देने में वो भी आप एज अ केयर गिवर कहीं पे जॉब कर रहे हो आप, तो वो जो फंडिंग है, ये उन्होंने प्रपोजल रखा है, अभी फंडिंग रिलीज नहीं हुई है। लाइक उन्होंने एक्चुअल में वो सब साइन होके नहीं किया है, तो शायद हो सकता है कि वो उसकी बात कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि और क्या चेंजेस आएंगे। ये भी हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस कम कर दें क्योंकि इतनी सारी शॉर्टेज है नर्सेस की। तो अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने क्या किया है कि जो सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑफर किया है कि अगर वो वार्ड्स में काम कर सकते हैं और वो उनको पे करेंगे। तो इससे इससे से बताऊं तो पता चल रहा है कि कितनी शॉर्टेज है। बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। हम्म। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में फिर भी ठीक है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पे रेट्स अच्छे हैं, और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा कंट्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वैरायटी है, यहाँ पे रूरल प्लेसेस बहुत है, न्यूजीलैंड में इतनी रूरल प्लेसेस नहीं है। तो वो भी डिफरेंस है। तो न्यूजीलैंड जो है वो और भी लैक करता है। तो आप न्यूजीलैंड भी रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया भी रहे हो, ओवरऑल कंट्री के हिसाब से आपको क्या फर्क लगा दोनों कंट्रीज में? वैसे तो सिमिलर ही है एक टाइप से देखा जाए अगर दूर से देखें, पर वही आपने दोनों हाँ, के एक्सपीरियंस किया है, तो आपको क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस ये है कि मैं ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मेरी फैमिली यहाँ पर है।
वरना मैं कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं आती। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा कंट्री है, पीस लविंग कंट्री है। वहाँ पे लोग और भी थोड़ा सा ज्यादा क्वाइट हैं, ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, मैं ये बोलूंगी, ज्यादा इमोशनली और इमोशनल और कल्चरल इंटेलिजेंस ज्यादा है, जो मैंने यहाँ पे देखा है नहीं है। यहाँ पे थोड़े से लोग ब्लंट हैं, बट आई विल से कि इन टर्म्स ऑफ लाइक मिंगलिंग अप और गेटिंग अलोंग, वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, जो न्यूजीलैंड में थोड़ा सा कम है। और तो अगर हम, हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, आप बोलो। अब अगर हम जैसे अब हर किसी की सोच में ये भी आता है कि हमें सैलरी कितनी मिलती होगी न्यूजीलैंड में। अगर हम्म। आप हमें एक बेसिक एनुअल इनकम, एक बेसिक आरएन की बता सकें, स्टार्टिंग फ्रेशर हो या जो भी हो, एनी अमाउंट इफ यू कैन जस्ट गिव। तो करंट सिनेरियो में जो एज के नर्सेस भी हैं, उनका जो स्टार्टिंग है 70 to 75 के है। आई थिंक उसके ऑलमोस्ट ही ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है अब, हम्म। अगर देखें शुरू में। हाँ हाँ। बट और अपॉर्चुनिटीज के मामले में, जैसे आपने कहा कि रूरल इतना कम, इतना नहीं है न्यूजीलैंड में, बट स्टिल, एग्जैक्टली। इतनी डिमांड है तो दिखता है कि काफी हाँ, ज्यादा। अगर अगर आप जैसे अपना करियर डेवलप, मेरे जैसे कुछ फ्रेंड्स थे वो एज केयर में ही हैं, और शायद वो पूरी लाइफ एज केयर में ही रहेंगे। पर मुझे ये था कि मैं एक जगह पे स्टिक होके नहीं रहना चाहती थी, तो मैं ऑलमोस्ट ऑल से कि मैं हर 2 साल में अपना जॉब चेंज कर लेती थी। मुझे ये था कि कुछ नया सीखना है। का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशन लग रहा है कि सही है यार, आप ठीक है, आपने एज कर किया। अब मैं भी आपकी बात सोचकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ और क्या क्या कर सकता हूँ। एज केयर किया, उसके बाद आपने किसी और चीज का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद किसी कहीं पे आप बैठ रहे हो तो आपके पास स्टोरीज कितनी होंगी सुनाने को। एग्जैक्टली, मेरी जो स्टोरीज है वो एक्चुअल में कभी फिनिश नहीं होती हैं। और जो आप लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स, जैसे मैंने अपनी डॉक्टर के साथ काम किया था जीपी क्लिनिक में, मैं उनसे अभी भी टच में हूँ, और मैं जो मेडिकल एडवाइस है उनसे ही लेती हूँ। और मुझे उनसे इतना कुछ सीखने को मिला असेसमेंट्स वगैरह को लेके, जो मैंने एज केयर में भी नहीं सीखा। वो मैंने 1.5 साल में उनसे बहुत कुछ सीख लिया। और फिर जो आईपीसी का था, और फिर मैंने जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए जैसे ऑलबरी वुडोंगा हॉस्पिटल में, वो सब मेरे काम आए। जो जीपी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस था, आईपीसी का एक्सपीरियंस था, वो सब मेरा यहाँ पे काम आया। फिर मैंने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब किया रिमांड सेंटर में, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। फिर मैं मेंटल हेल्थ ट्रांजिशन प्रोग्राम में हूँ। तो पर ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पूरा टाइम लाइक स्टक रहूं। तो आई गेस अच्छा होता है, वैरायटी होनी चाहिए लाइफ में ना। आप एक ही जगह पे, वो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे आप, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एज केयर में काम कर रहे हैं, वो उनके लिए कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में इतने टाइम से हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ पता होता है, सब कुछ इजी होता है, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। आई मीन एजुकेशंस होते हैं, बट लाइक आल से कि नया सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है, नई पॉलिसीज के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। तो आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो, सब लोग आपको जानते हैं, आप आंखें बंद करके भी चीजें उठा सकते हो, सब इजी हो जाता है। तो आई गेस बहुत बार अपने कंफर्ट एनवायरनमेंट से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि आप नया जॉब शुरू करो, कुछ नया करो, तो हमेशा चैलेंजिंग होता है, इतना इजी नहीं होता है। अल से कि मैंने ये नोटिस किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया में प्राइमरी केयर नर्सेस हैं, उनको बहुत पुअरली पे करते हैं, बहुत पुअरली पे करते फैमिली हैं। केयर यू मीन टू से, जो क्लिनिक्स में? हाँ, मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। तो एक इनिशियली जहाँ पे मैंने किया था वो है टीएलसी प्राइमरी केयर। तो उनके एज्ड केयर होम है और उनके मेडिकल सेंटर्स हैं। तो बेसिकली मैंने मेडिकल सेंटर के लिए इंटरव्यू किया, पर जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे पता चला उनका जो मेडिकल सेंटर है वो एज्ड केयर से है। तो उनके जो क्लाइंट्स हैं वो सारे एज्ड केयर के ही हैं, तो उसमें वैरायटी नहीं है। वो लेते हैं बाहर से, पर ऑब्वियसली बाहर के लोग वहां पर उतने नहीं आते हैं, तो वो अच्छा पे करते हैं। बाकी मैंने जहाँ पे भी अप्लाई किया, या तो 2 दिन या 3 दिन पार्ट टाइम जॉब मिल रहा था, देवर पेइंग अबाउट $40 पर आवर। लेकिन जहाँ पे परमानेंट है, बहुत रिडिकुलस अमाउंट है। वो स्टार्ट करते हैं 30 से, आप मना कर दो तो दिल रीच अप टू 35। उससे ज्यादा वो नहीं पे करना चाहते, तो ऑब्वियसली आप क्यों काम करोगे ना $35 में। पर ये बहुत सारे कॉरपोरेट जो ऑफिसर्स हैं, वो
जो नई नर्सेस होती हैं उनको हायर करते हैं। बैक इन न्यूजीलैंड मैंने देखा है प्राइमरी केयर में जो नई नर्सेस हैं हार्डली उनको कोई हायर करता है। और वो अगर वहां पे भी प्राइमरी केयर में जो स्टार्टिंग सैलरी है विदाउट एक्सपीरियंस $35-36 है, बट विद एक्सपीरियंस दे विल गिव यू अप टू $38-40, डिपेंडिंग ऑन कि आप बाकी सब कैसा काम करते हो कैसा नहीं। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेडिकेयर की फंडिंग है वो बहुत अच्छी है, जो न्यूजीलैंड में नहीं है। तो यहाँ के जो मेडिकल सेंटर्स हैं वो बहुत पैसे बनाते हैं, नर्सेस को वो $35 पे करते हैं। फिर जो केयर प्लान है उनके उनको $150 पर केयर प्लान मिलते हैं। और वो नर्सेस से वो भी करवाते हैं, बाकी का काम भी करवाते हैं, और फिर वो उनको इतना कम पे करते हैं। तो आल से कि यहाँ पे अगर आप प्राइमरी केयर नर्स हो और मेडिकल सेंटर में काम कर रहे हो, तो आप भले ही स्टार्टिंग में हो ना, तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी आल से कि $35-36 से कम में मत सेटल होना। उसके बाद आप जैसे अब अभी आप यहाँ आए हो, अब यू आर प्रेजेंटली वर्किंग इन मेलबर्न। हाँ, मेलबर्न में। और आप न्यूजीलैंड में कौन से शहर में थे? मैं न्यूजीलैंड में बहुत में थी। मैंने बे ऑफ प्लेंटी में रही हूँ, मैं रोटोरोआ, टोरंगा। फिर मैं 2 महीने हैमिल्टन में थी, वहां पे मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर मैं वेलिंगटन गई, तो मुझे वेलिंगटन पसंद नहीं आया। तो मैं क्राइस्ट चर्च गई, फिर मैं क्राइस्ट चर्च 2 इयर्स रही हूँ। क्राइस्ट चर्च के बाद फिर आई स्टार्टेड डेटिंग माय हस्बैंड, जो अनफॉर्चुनेटली वेलिंगटन में थे। फिर मैं वेलिंगटन में आई गेस 6-7 इयर्स रही। आपने जो शुरू में रेसिज्म का बताया जो 2008 के आसपास था, इट वाज आई थिंक या दैट टाइम इट लाइक, जो भी मैं जिनसे मिलता हूँ जो उस टाइम आया, इट वाज देयर। अब आप मेलबर्न में हो, अब आपको कैसी सिचुएशन लगती है? अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट अब आना चाहे, उसके पेरेंट्स क्या पता इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसमें उनके लिए हाँ आप क्या हाँ। कहना चाहोगे? अब सिचुएशन कैसी है? आई थिंक अब तो बहुत टाइम चेंज हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे होगा। आई गेस लॉज भी टाइम के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और ये आप अभी 2022 भी एंड होने वाला है, तो ये बोल सकते हो कि 13 इयर्स पहले की बात है। तो 13 इयर्स में टाइम बहुत चेंज हो गया है, लोग कल्चरली अवेयर हो गए हैं। यहाँ पे तो शायद नहीं है, पर न्यूजीलैंड में कल्चरल सेफ्टी करके नर्सिंग में है, जो आप कोई भी नर्स होती है उनको कल्चरल सेफ्टी के बारे में सिखाते ही सिखाते हैं। तो एंड 3 पीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ के ओरिएंटेशन में भी दे टॉक अबाउट एबोरिजिनल वगैरह के बारे में, तो दे ट्राई टू एनफोर्स कि कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है, वो सब है। तो मुझे नहीं लगता कि, आई गेस रेसिज्म कहीं पर भी है, छोटी मोटी रेसिज्म तो होती है, हर जगह पे होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर आई गेस खुले में मारना और वो सब, आई गेस सिटीज में तो अब इतना नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। तो अब एक और क्वेश्चन था। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। आई गॉट माई न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन। जो प्रोसेस अब आपने लिया था, क्या वो ओबीए था? डिड यू कम थ्रू ओबीए में ही आपने सेल्फ चेक किया या कोई अलग अप्लाई किया आपने? एक्चुअल में मैं इसलिए एनफोर्स करती हूँ कि एजेंट्स के पास मत जाओ, क्योंकि मैं एक एजेंट के थ्रू आई थी, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी आने के लिए, तो मेरे पापा ने सारा पेपर। हाँ, मैं हाँ, फॉरेन कंट्री में आने के मैंने लिए। आपकी वैसे तो मैंने तो आपकी वैसे स्टोरी सुनी थी, पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे वो। तो मैं एक्चुअल में अपनी मासी से मिलने करनाल गई थी। करनाल एक छोटा सा शहर है, पर बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल मतलब प्लेस है। तो मैं वहां पे उनसे मिलने गई, और वहां पे उनकी जो बेटी थी वो नर्सिंग स्टडी कर रही थी, और वो हार्डली कुछ फीस पे कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि वो वहां पे लाइक स्टडी कर रही है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या कैसा है क्या है। तो उसने बोला कि वो बहुत कम चार्ज करते हैं, और काइंड ऑफ जो गरीब बच्चे होते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या कोई भी और भी कोई आए, तो वो उससे बहुत कम फीस में वहां पे स्टडी करवाते हैं। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने बोला कि वो तुम्हारे ट्यूटर्स वगैरह कैसे हैं। तो उसने बोला वो उनकी तो हमेशा एक कमी रहती है, कोई आता है फिर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैंने बोला मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं वहां पर गई, मैंने इंटरव्यू दिया। हाँ, ऑब्वियसली उन्होंने मुझे हायर कर लिया, तो मैं वहां पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी टीच करती थी। आप इंडिया बहुत में स्ट्रगल भी। या आप इंडिया में नर्सिंग ट्यूटर की जॉब बता रहे हो, राइट? हाँ कौन हाँ। सी जगह थी? कोई आप एरिया मतलब शहर कौन सा था? करनाल, करनाल।
करनाल आर आर में, अब मुझे आरपीआईटी, एग्जैक्ट आर आर स्पेसिफिक आरपीआईटी था क्या, ऐसे कुछ था? नहीं। मुझे मैं प्लेसेस के नाम के साथ बहुत मेरा बैड एक्सपीरियंस है, तो मुझे एक्चुअल में उसका मुझे कॉलेज का नाम भी नहीं पता अभी। और और फिर मैं लाइक हेल्प करती थी वहां पे, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उनको हेल्प करती थी बेसिक काम करने में ना, जैसे जो नर्सेस करते हैं उसके लिए। तो वहां पे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वहां पे जो स्टूडेंट्स थे उनकी स्टोरीज क्या होती थी कि मैम मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के आ गई। ऐसी होती थी, कुछ लड़कियां अच्छी फैमिली से भी थी। तो मतलब वो पढ़ के अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे था कि मैं यहीं पे रहूंगी। और बहुत मतलब शहर की तरह दिल्ली में रहने के बाद मुझे वो करनाल बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मतलब हर कोई बहुत रिलैक्स्ड है, अच्छी सी लाइफ है, तो मैं नहीं जाना चाहती थी फॉरेन में। मैंने अपने पापा को बोला कि मैं यहीं पर रहूंगी, और मेरे प्लान्स थे कि मैं कभी शादी वादी नहीं करूंगी, मैं वहीं पे बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया मुझे, और उन्होंने सारा पेपर वर्क वगैरह तैयार कर लिया। बस वो आए और मुझे बोला कि नहीं, यहाँ पे नहीं रह सकती, और साइन कर, और ऑब्वियसली फिर मुझे करना पड़ा। तो उन जो एजेंट थी उसने पापा को बताया कि ये 1 ईयर का कोर्स है, और जब मैं न्यूजीलैंड जाऊंगी तो इससे मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। पर वो बहुत बड़ा झूठ था। जब मैं न्यूजीलैंड गई तो वो एक कोर्स था, बैचलर ऑफ नर्सिंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स। तो उस कोर्स के थ्रू उन लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं। तो वो इंडिया से बहुत जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट थे वो इंडिया से थे, और हमारे ही बैच में 100 लोग थे, और 100 में से मेजोरिटी साउथ इंडियंस, पंजाबी, और आई थिंक मैं और एक लड़की थी जो हम हिंदी बोलते थे। तो हम क्लास में बहुत स्टक फील करते थे, क्योंकि पंजाबी पंजाबी में बात कर रहे हैं, साउथ इंडियन साउथ इंडियन में बात कर रहे हैं, और हम अकेले से फील हो जाते थे। ग्रुप एक्टिविटीज होती थी वो आप कर नहीं पाते, और कोर्स ही इतना बोरिंग था। तो मैं आती थी, अटेंडेंस लगाती थी और चली जाती थी, क्योंकि वो उसमें बहुत बेसिक चीजें टीच करते हैं, और उसके लिए मैंने पे किया था 18,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स। फिर वहां पे जाने के बाद 1-2 महीने में मुझे पता चला कि इससे तो रजिस्ट्रेशन मिलती ही नहीं है, और मैं खुश थी कि चलो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको ये कोर्स करना पड़ता है, और जो आयल्स होता है वो 2 साल वैलिड होता है। तो मेरा आयल्स जो था, मुझे पता चला नवंबर में, मेरा आयल्स एक्सपायर हो रहा था जनवरी में। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्यों स्ट्रेस लेना, क्यों टेंशन लेना, और एक्सप्लोर करते हैं। और मुझे एक्चुअल में एज अ ट्यूटर मैं हैप्पी थी, और जो थोड़ा बहुत काम करती थी वो थी, मुझे हॉस्पिटल में काम नहीं करना था, तो वो मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मुझे वहाँ पे एक जॉब भी मिल गया था केयर गिवर का, रेस्ट होम में, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे, तो मुझे, मैं वो बहुत इंजॉय करती थी जॉब एज अ केयर गिवर। और आल से कि जो अभी भी मेरा टाइम है, मेरे पास एक्चुअल में एक एल्बम है जहाँ पे मैंने एज अ केयर गिवर रेस्ट होम में काम किया 2 साल। जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह की उसकी मैंने एक एल्बम बनाई थी रेस्ट होम के लिए। तो रेस्ट होम बंद हो रहा था, तो उन्होंने वो खुद एल्बम मुझे दे दी। तो वो मेरा अभी तक का बेस्ट टाइम था, जो अभी तक मैं ट्रेजर करके रखती हूँ। मुझे इनफैक्ट, मुझे वैसे लोग नाम नहीं याद रहता, पर उस रेस्ट होम में मुझे अभी भी याद है कि किस रूम में कौन कौन था। उस रेस्ट होम की लाइक मेरे पास इतनी मेमोरीज हैं, बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं। तो वो मेरा बेस्ट टाइम था, तो मैंने सोचा मैं एज अ केयर गिवर काम करती हूँ और एंजॉय करती हूँ, कोई जरूरत नहीं है। फिर अगेन मतलब पापा ने बोलना शुरू किया, और फिर मैंने धीरे धीरे अपना टाइम लेके आइल्स किया, और हाँ, अपनी रजिस्ट्रेशन ले ली। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद भी, रेजिडेंसी के लिए भी मैंने 1 साल के बाद अप्लाई किया था। वो भी पापा ने पुश किया। यूजुअली लोग क्या करते थे, एज केयर होम में आएंगे, अपनी जॉब लेंगे, 3 मंथ्स का पीरियड कंप्लीट करेंगे, फटाफट रेजिडेंसी लगा देंगे। तो आई गेस उसमें मैं सबसे लेट थी। हाँ, फिर मैं नर्सिंग को, एक्चुअल में एज केयर होम में मैं नर्सिंग को एंजॉय करने लग गई, और फिर मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नर्सिंग का कितना स्कोप है, जो मुझे इंडिया में नहीं पता था। तो फिर हाँ, मैंने सोचा कि एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया था। अम, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आप, आपके पास इतने ऑप्शंस है नर्सिंग में कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं कौन सा चूज करूँ। एग्जैक्टली exactly.
और अभी तो इतना वो हो गया है कि लाइक एज अ वेलबिंग नर्स जो काउंसल्स हैं वो हायर करते हैं, स्कूल्स हायर करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं शिफ्ट वर्क नहीं कर सकती, तो आप प्राइमरी केयर में थोड़ा सा एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस लेने के बाद किसी स्कूल में आप जॉब कर सकते हो, किसी यूनी में एज अ नर्स आप जॉब कर सकते हो, काउंसिल में जॉब कर सकते हो अगर आप बिजनेस माइंडेड हो। तो हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रैवल नर्स, पता नहीं कितने सारे नर्सेस हैं। ट्रेवल नर्स का आप कुछ बताना चाहेंगे? आपने कुछ एक्सपीरियंस सुना हो या एनी एनीथिंग अबाउट इट? ट्रैवल नर्स वही है कि आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। जैसे मैंने ऑलब्री में किया था, उसके बाद मुझे एक मिल रहा था गोल्ड कोस्ट में, तो मैं जाके फिर गोल्ड कोस्ट चली जाती। तो इट्स बेसिकली ट्रैवल नर्स में क्या है कि यू अर्न, और आप साथ में मतलब यू सी द प्लेस एज वेल। तो आप अलग अलग जगह पे जाते हो, आप साथ में पैसे भी कमा रहे हो और साथ में वो जगह भी देख रहे हो। इनफैक्ट आप साल्वेशन आर्मी जैसी जगह ज्वाइन कर, रेड क्रॉस साल्वेशन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, तो आप डिफरेंट कंट्रीज भी ट्रैवल कर सकते हो। तो आप अलग अलग कंट्रीज में जाते हो। मेरे साथ में जब मैंने कोविड के टाइम पे काम किया था, तो मेरे साथ में एक बहुत एक्सपीरियंस्ड नर्स थे। उसका नाम एंड्रू था, लगे मुझे याद है। और उसकी एक बुक भी है एंड्रू की। तो एंड्रू ने रेड क्रॉस के साथ काम किया था, तो वो जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सारा ट्रैवल किया हुआ है उसने रेड क्रॉस के थ्रू। और वहां पे मैंने फोटोज भी देखी हैं। एंड आई गेस इफ यू सर्च गूगल पे एंड्रू कैमरून, तो एंड उसकी एक बुक भी है जिसने उसने अपने पूरे एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है। तो उसने फोटोज मैंने देखी हैं। जितने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे कैंप में लोग बैठे हुए हैं। एक कंट्री में तो लोग गन्स के साथ अपने बच्चों को, वहां पे हर कोई गन कैरी करता है, तो गन लेके बच्चों को साथ मेडिकल सेंटर में लेके आ रहे हैं, और जो मेडिकल सेंटर बेसिकली एक हट टाइप में है। तो वो ट्रैवल नर्स है। मेरे हिसाब से, अगर मेरे मानना है, अगर फैमिली है तो थोड़ा आई थिंक डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज इफ यू आर हम्म। सिंगल, ट्रैवल नर्सिंग, मेरी हाँ फ्रेंड है अगर आप। वो हर महीने मुझे वो कहीं ना कहीं और मिलती है। कभी किसी हाँ रीजनल, लाइक ऑस्ट्रेलिया अगर आप घूमो तो रीजनल इतना है और इतना अलग भी है। हाँ। लाइक इट इज अमेजिंग। एक्चुअल में मैं मतलब अपनी शादी होने से पहले मैं कोशिश करती थी मैं एक जगह पे 1 1.5 साल रहूं, उसे अच्छे से देखूं, एंड देन मूव टू अदर प्लेस। पर रिलेशनशिप के बाद काफी मुश्किल हो जाता है, मेरा वो बंद ही हो गया। बट देन मैंने लाइक वी यूज टू प्लान कि एवरी 3 मंथ्स 3 या 4 दिन के लिए हम कहीं ना कहीं जाते थे, कि फिर वो है लाइफ में बोरिंग नहीं होती, इंटरेस्टिंग होती है। और यहाँ पे आने के बाद में मैं अपने हस्बैंड को बहुत बोलती थी कि लाइक मैं ऑलब्री में थी एंड ही यूज्ड टू कम एंड विजिट मी। फिर कुछ टाइम वो वर्क फ्रॉम होम करता था। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, आई एंजॉयड इट। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हस्बैंड को मिस किया, क्योंकि आप इतना कुछ देखते हो, इतने नए लोगों से मिलते हो। मैं बोलती हूँ कि काश मैं सिंगल होती। मैं पूरा ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करती। पर वही है कि हाँ, कमिटमेंट भी हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है। आई एग्री। तो चलिए, अब वी आर अबाउट टू रीच द लास्ट पार्ट। तो जो श्योर। स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो इंडिया से नर्सेज देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं आप उनको कुछ आपकी तरफ से मैसेज देना चाहूंगी, इफ दे आर प्लानिंग और दे आर थिंकिंग ऑफ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। हाल से कि अगर आप चाहते हो आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में आए, तो आप पहले इंफॉर्मेशन गैदर करें, ये सोच के कि हमें अपने बच्चों को बस फॉरेन में भेजना है, वो मेंटालिटी आप निकाल दो। आप देखो आपका बच्चा क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, फिर आप उसे उस कंट्री में भेजो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो। एजेंट्स जो होते हैं उन पे ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो। जो एजेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं रिटर्न में। उनको एक स्टूडेंट के लिए 1 1.5 लाख मिलते हैं एक इंस्टीट्यूट से। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं रोटोरुआ में गई थी तो वहाँ पे एक परमजीत करके वायरैकी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वो अभी भी हैं स्टूडेंट लाइसेंस ऑफिसर। उन्होंने मुझे बोला था कि तू अपने दोस्तों को बुला ले, एक बंदे के ऊपर तुझे $800 दूंगा। और मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं खुद तो इसमें फंस गई, मैं अपने फ्रेंड्स को क्यों फंसाऊं। तो
ऐसा मत करो कि आप एजेंट्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि वो हमें फ्री में फोन कर रहे हैं, वो हमें फ्री में ही भेज रहे हैं। फ्री में कुछ नहीं है, बदले में उनको बहुत पैसे मिलते हैं। क्योंकि उस टाइम पे मेरे खुद के पापा बोलते थे कि देखो कितने अच्छे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोई कुछ चार्ज नहीं कर रहे, वो खुद फोन करती है, उसके पैसे भी लगते होंगे, फोन का बिल भी आता हो, पर बदले में वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि जो उन्होंने मुश्किल से 5-10 हजार खर्च करते हैं। आप उनके ऑफिस में जाते हो, चाय मंगाते हैं, समोसे मंगाते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसके बदले में उनको 1.5 लाख मिल रहे हैं। तो वो क्यों छोड़ेंगे वो? तो ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो। और इतने, जैसे अगर आप सचिन की वीडियो वॉच कर रहे हो तो आप उससे इन्फॉर्मेशन ले लो। बेस्ट है कि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एजेंट्स के थ्रू आपका वीजा वगैरह का प्रोसेस जो है वो आसान हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो सब करके दे देंगे, तो उनको उसके लिए यूज करो। पर उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बिल्कुल भी ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो। और अगर आप खुद कर सकते हो वो और भी बेस्ट है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो बहुत सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, तो आपको उस स्टेज के लिए प्रिपेयर करता है। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे जो साथ के लोग थे वो 4-4 5-5 हजार डॉलर लॉयर्स वगैरह को पे करते थे रेजिडेंसी के लिए। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूं कि मैं ये खुद कर सकूं, तो मैं किसी लॉयर को क्यों पे करूं। तो मैंने अपनी रेजिडेंसी भी खुद अप्लाई की, मैंने किसी लॉयर को नहीं पे किया। इनफैक्ट यहाँ के लिए भी मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि कोई 5 हजार लेता है और कोई हेडेक नहीं है, और आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। तो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंसी अप्लाई करने की सोच रही हूँ। पर अगेन, मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी को क्यों दूं, जो काम मैं खुद लिख सकती हूँ। तो आप वही है कि वो आपको लेटर स्टेजेस के लिए प्रिपेयर करता है। और कभी भी आसान रास्ता मत चुनो, लाइक गो फॉर अ डिफिकल्ट पाथ, क्योंकि आप उससे बच सकते हो पर एक दिन तो आपको फेस करना पड़ेगा। एंड ऑल से कि अपने दिमाग में ये सोचो कि जब 1000 लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो नेवर गिव अप। तो अपने बच्चों को आप पॉजिटिव उसमें वो करो। किसी भी एजेंट को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जो यूट्यूब ब्लॉगर्स वगैरह हैं उनसे कांटेक्ट करो। और मेक श्योर कि आपके पास पैसे भी हों, क्योंकि ये भी अच्छा नहीं है कि आप खुद को वहां पे कर्जे में, डेप्ट में लेके अपने बच्चे को यहाँ पे भेज रहे हो, और फिर बाद में मान लो यहाँ पे कुछ हो जाता है या कुछ नहीं हो पाता, वहां पे आप कर्जे में डूबे हुए हो, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो आप अपने फाइनेंसेस को भी ध्यान में रखो, उन सबको लेके वर्क करो। बहुत 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 अच्छा रहा है ये वाला अपना पॉडकास्ट। अब थैंक एक्चुअली यू। इट इज टाइम टू एंड इट, और मैं आप सभी को सीमा जी का इंस्टाग्राम हैंडल बता दूंगा। अगर आप आना चाहते हैं कैब प्रोसेस के थ्रू तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं उस पर आपको लिंक डाल के दूंगा। इन्होंने अपनी काफी बातें वहां पर शेयर करी हैं। तो चलिए सीमा पर जी, फिलहाल मैंने कोई वीडियोस नहीं डाली वहां पर। नहीं बट पहले वाली मैंने देखी है आपकी। हाँ। नहीं, थैंक यू सो मच सचिन, क्योंकि मेरे भी कुछ फॉलोअर्स हैं जो मुझसे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि वीडियो डालो, वीडियो डालो, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डालूं। मैं हूँ सूटों सा छोरा करूँ